Welcome to our ITI इलेक्ट्रीशियन चैनल। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए एक 500 प्लस VVI MCQ का क्वेश्चन सीरीज आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आपको DFCCIL के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज इसमें चलाया जाएगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले सभी टेस्ट सीरीज आपको समय पर मिल सके और अपने साथी दोस्त को भी शेयर कर दें। ओके, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन सीरीज की ओर। और आज का हमारा नंबर 1 सवाल क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। उम्मीद है कि सभी को समझ आएगा, हिंदी वालों को भी इंग्लिश वालों को भी। आज का हमारा नंबर 1 सवाल है कि निम्न में से कौन सा जनरेटर ऐसा है जिसमें 0% वोल्टेज रेगुलेशन होता है। देखो, 0% वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब उस जनरेटर में होगा जिसमें नो लोड और फुल लोड वोल्टेज बराबर हो। और ऐसा जो होता है वो दोस्तों फ्लैट कंपाउंड जनरेटर में देखने को मिलेगा। इसको लेवल कंपाउंड जनरेटर भी कहा जाता है। फ्लैट कंपाउंड बोल दो या लेवल कंपाउंड बोल दो, एक ही बात है। वहीं ओवर कंपाउंड जनरेटर जिसमें है तो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है, और अंडर कंपाउंड जो है इसमें सामान्यतः 2 से 5% वोल्टेज रेगुलेशन देखने को मिलता है। उम्मीद करूंगा आपको 3 क्वेश्चन अच्छे से हमारा सेकंड सवाल है कि यदि मोटर में कोई कॉपर लॉस नहीं है तो वास्तव में क्या हो रहा है। एक्चुअल में मोटर का नहीं, ऑप्शन देख रहे हैं आप सभी, तो वो रोटर कॉपर लॉस की बात कर रहा है। और इंडक्शन मोटर में जो रोटर कॉपर लॉस होता है दोस्तों, वो स्लिप इनटू रोटर इनपुट पावर के बराबर होता है। यानी इसके लिए फॉर्मूला होता है स्लिप इनटू रोटर इनपुट पावर। अब अगर रोटर कॉपर लॉस का मान 0 है, इसका मतलब एक ही हो सकता है कि उसमें स्लिप का मान कितना है, 0 है। यानी मोटर में किसी प्रकार की कोई स्लिप नहीं है। स्लिप नहीं होने का मतलब क्या है कि उसका रोटर भी सिंक्रोनस गति से गतिमान होता है। यानी अगर मोटर में सिंक्रोनस गति और रोटर गति बराबर होती है तो स्लिप का मान 0 होगा। जब स्लिप का मान 0 होगा तो रोटर कॉपर लॉस भी क्या होगा, 0। आंसर करेंगे ए, रोटर रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड। रोटर सिंक्रोनस गति पर गतिमान हो रहा है, इसलिए कोई प्रतिशत स्लिप नहीं है, कोई रोटर में कॉपर लॉस नहीं होता है। सवाल नंबर 3, एक अर्धचालक में ड्रिफ्ट धारा का कारण क्या है। दोस्तों, करंट 2 तरह से होती है, एक डिफ्यूजन और दूसरी ड्रिफ्ट करंट होती है। ड्रिफ्ट जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं एक तरह से खिसकना, ठीक है। और ये जो होता है दोस्तों, वास्तव में ड्रिफ्ट करंट जो देखने को मिलती है वो FET में देखने को मिलती है, जबकि डिफ्यूजन जो करंट होती है वो BJT में होती है। अब देखो ध्यान से, FET का पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यानी अप्लाइड वोल्टेज के कारण जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसके कारण से धारा चलती है, और वो भी मेजॉरिटी कैरियर में क्या होता है, यानी FET में धारा जब इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित होता है तो या तो होल या मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी एक के कारण धारा का चालन होता है, इसलिए इसको ड्रिफ्ट यानी खिसकना भी बोलते हैं। वहीं अगर BJT में करंट की बात करें तो वहां पर धारा का डिफ्यूजन कहलाता है। जिस तरह से The molecular basis of inheritance chapter करंट का डिफ्यूजन होना बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल, सामान्य बायसिंग प्रणाली में एक BJT का एमीटर जंक्शन कैसा होता है। देखो, BJT में 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। 2 जंक्शन बनते हैं, एमीटर बेस के बीच में पहला जंक्शन होता है और कलेक्टर बेस के बीच में दूसरा जंक्शन होता है। सामान्य अवस्था में या एक्टिव रीजन की बात की जाए तो पहला जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड में होता है और दूसरा जंक्शन सदैव रिवर्स में होता है। फॉरवर्ड जंक्शन का प्रतिरोध हमेशा कम होता है, ध्यान रखना, इसलिए BJT में एमीटर का प्रतिरोध लो रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर मान लीजिए कलेक्टर का रेजिस्टेंस पूछ लेते तो हाई इम्पीडेंस कर देते, उसका प्रतिरोध क्या मानते, उच्च मानते, क्योंकि वो रिवर्स में जुड़ा होता है। अगला सवाल है कि एक इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस गति के पास टॉर्क गति और टॉर्क स्लिप कर्व कैसा होता है। देखो, सिंक्रोनस गति के पास अगर मोटर चलेगी ना तो टॉर्क गति
और टॉर्क स्लिप जो कर्व है वो वास्तव में एक सीधी रेखा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि सिंक्रोनस गति जब आएगी तो स्लिप का मान क्या होगा? 0, ठीक है ना। जब स्लिप का मान 0 होता है तो ऐसे में टॉर्क भी 0 ही होता है, क्योंकि टॉर्क निम्न स्लिप के समानुपाती और उच्च स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती है। क्वेश्चन का आंसर डी आएगा। एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, एक सीधी रेखा बन जाएगी। डी उत्तर अपना यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है कि कौन सा एम्पलीफायर ऐसा है जो आधे चक्कर से भी कम में धारा का प्रवाह करता है? तो वो एम्पलीफायर है क्लास सी एम्पलीफायर। सारी दोबारा सुन लो। क्लास ए कंप्लीट साइकिल के बाद आउटपुट देता है, क्लास बी हाफ साइकिल के बाद देता है, क्लास ए बी हाफ साइकिल से अधिक कंप्लीट साइकिल के पहले देता है, यानी ए और बी के बीच में देता है, और क्लास सी इनपुट्स के आधे चक्कर से भी कम में हमें आउटपुट देता है। सबसे अधिक दक्षता क्लास सी की मानते हैं 78%, सबसे कम मानते हैं क्लास ए की 35% के आसपास। अगला सवाल है कि पॉइंटिंग वेक्टर मीटर जो होते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? दोस्तों ये मीटर वाले टॉपिक में मैंने करवाया था। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट वाले में ये थ्योरी नहीं पढ़ी तो पढ़ना। मैंने मापी यंत्रों के कार्यकारी सिद्धांत करवाए थे, जिसमें 5 सिद्धांत करवाए थे। एक 5वां सिद्धांत था होल इफेक्ट। एक कोफिशिएंट भी आता है, उसको होल गुणांक बोलते हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर मीटर जो होते हैं वो धारा के होल प्रभाव पर काम करते हैं। डी उत्तर सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है, जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन होल मोबिलिटी का रेशियो कितना होता है? तो लगभग 2:1 होता है दोस्तों, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और होल की जो मोबिलिटी यानी गतिशीलता होती है जर्मेनियम में, वो 2:1 में होती है। स्टैंडर्ड आंकड़ा है, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा यंत्र एक निश्चित समय अंतराल के दौरान कुल घटना को दर्शाता है? कुल घटना बोल दीजिए या कुल जो भी उसकी रीडिंग वगैरह आई उसको दर्शाता है। तो हम सब जानते हैं ऐसा करने वाला मीटर हमारा वाट घंटा मीटर KWH मीटर होता है, और KWH मीटर इंटीग्रेटिंग प्रकार का यंत्र होता है। हम इसे समाकलन यंत्र हिंदी में बोलते हैं। अगला सवाल, एक बीजेटी में कलेक्टर की चौड़ाई अधिकतम रखी जाती है जब यह अधिकतम संख्या में आवेशवाहक को एकत्रित कर सके, प्रति इकाई क्षेत्रफल ऊष्मा के व्यय को कम कर देती है। यानी हमें ये पूछा गया कि जो बीजेटी होता है उसमें कलेक्टर जो है वो भौतिक रूप से बड़ा रखा जाता है। एमीटर की डोपिंग सबसे अधिक होती है, जबकि कलेक्टर आकार में सबसे बड़ा होता है। तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि कलेक्टर को आकार में बड़ा रखते क्यों हैं, और 2 ऑप्शन दिए कि ताकि अधिकतम संख्या में मेजॉरिटी कैरियर वो प्रदान कर सके, और दूसरा है कि ऊष्मा जो है वो एकत्रित कर सके। तो बिल्कुल दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। इसीलिए कलेक्टर का आकार बड़ा रखा जाता है। यानी याद कर लेना कि बीजेटी में कलेक्टर का आकार बड़ा क्यों रखा जाता है। तो इसके 2 कारण हैं, अधिकतम संख्या में मेजॉरिटी कैरियर एकत्र कर सके, प्रति इकाई ऊष्मा को कम कर सके। नेक्स्ट सवाल, एक 0 वोल्ट वाला सर्किट को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? यानी ऐसा सर्किट जिसमें 0 वोल्ट हो तो वो निम्न में से किसके बराबर होगा? देखो 0 वोल्ट 5 वोल्ट के बराबर तो नहीं हो सकता ना, ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसको किसी से तुलना भी नहीं कर सकते। ओपन सर्किट में वोल्टेज हमेशा मैक्सिमम होती है, इसका मतलब 0 वोल्ट के साथ तुलना उसकी हो नहीं सकती भाई। ओपन सर्किट में तो जितनी सप्लाई की वोल्टेज उतनी होगी ना, लेकिन एक शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कितनी होती है? 0, क्योंकि धारा अनंत होती है इसमें। तो एक शॉर्ट सर्किट में जो इक्विपमेंट शॉर्ट होता है वहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप होता ही नहीं है, वहाँ कोई वोल्टेज नहीं होती, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। तो I/R करेंगे तो उत्तर 0 आएगा। तो शॉर्ट सर्किट ठीक वैसे ही काम करता है जैसे एक सर्किट 0 वोल्ट का हो। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ लेना। अगला सवाल, ऐसे तत्व या एलिमेंट जिनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो वो कैसे बिहेव करते हैं? वो एक अचालक की भांति बिहेव करते हैं, वो एक इंसुलेटर की भांति बिहेव करते हैं। कंडक्टरों में तो ऊर्जा गैप पूर्णतः भरा होता है, 0 मानते हैं। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन के लिए 1.12, जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम फॉरबिडन एनर्जी मानते हैं। अगला सवाल है कि कार्बन इलेक्ट्रोड उपयोग किए जाते हैं। 3 स्टेटमेंट दिए, GLS लैंप में, ड्राई सेल में और आर्क फर्नेस में।
यानी शुष्क सेलों में और आर्क वाली भट्टी में। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। देखो जीएलएस लैंप वाला सत्य नहीं है, क्योंकि जीएलएस लैंप को इंग्लिश में पूरा नाम होता है जनरल लाइटनिंग सर्विस, और जनरल लाइटनिंग सर्विस को फिलामेंट लैंप बोलते हैं, और इस फिलामेंट लैंप में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। तो जीएलएस लैंप नहीं होगा। शुष्क सेल में कार्बन के इलेक्ट्रोड है और आर्क भट्टी में इलेक्ट्रोड जो है वो कार्बन के होते हैं। हाँ, इसकी जगह अगर आर्क लैंप लिखा हुआ आ जाता ना सिनेमा प्रोजेक्टर वाला तो सही था, उसमें कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं। या फिर एक कार्बन फिलामेंट लैंप ही आता है अलग से, उद्दीप्त लैंप लिख देते ना तो कर सकते थे, क्योंकि उद्दीप्त लैंप में कार्बन के इलेक्ट्रोड वाला भी होता है, टंगस्टन फिलामेंट वाला भी होता है। लेकिन अभी तो हमारा क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। ओनली 2 और 3 जो है वो करेक्ट है। ठीक है ना, सत्य कथन पूछा था। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ध्यान रखना। आगे सवाल, एक बैटरी को C8 120 AH के लिए निर्धारित किया गया है। इस बैटरी को कहाँ तक उपयोग कर सकते हैं। अब देखने के अनुसार आपको लग रहा होगा कि सारे ही ऑप्शन सही है ये तो, क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं, एम्पियर इंटू आवर करते हैं, तो वो उत्तर 120 आ जाना चाहिए था। अगर आप इसको देखेंगे तो कंप्लीट सभी के सभी मल्टीप्लाई करने से उत्तर आ रहा है, फिर इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों ध्यान रखना, बैटरी को जिस आधार पर रेटिंग दिया जाता है वो उसकी कहलाती है सी रेट। बैटरी को किस आधार पर रेटिंग दी जाती है, सी रेटिंग आधार पर। सी रेटिंग का मतलब क्या है, सी रेटिंग का मतलब होता है इस बैटरी को कितने घंटे तक यूज करना है। यानी इस सी के आगे जितना अंक लिखा होता है ना वो टाइम फिक्स होता है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है C8, इसका मतलब ये सही तय हो गया कि इस बैटरी को 8 घंटे ही यूज करना है आपको। तो 8 घंटे के लिए यूज करेंगे, 15 एम्पियर की धारा के अनुसार बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगी। मान लीजिए C8 लिखा होता, TH होती, तो फिर इस बैटरी को हम 10 घंटे यूज कर सकते थे, 10 एम्पियर के अनुसार यूज कर सकते थे। टाइम 8 घंटे फिक्स रहेगा। यानी सी के आगे जो लिखा हुआ होता है वो टाइम होता है, बैटरी को इतने घंटे ही यूज करनी है। तो फिर बाकी ऑप्शन की तरफ आपको जाना ही नहीं है, 8 घंटे वाला एक ही ऑप्शन सही होगा। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ होता है ना C12, तो फिर इसको बैटरी को 12 घंटे यूज करना था 10 एम्पियर धारा के अनुसार। सी के आगे जो संख्या लिखी होती है वो समय को दर्शाती है। अगला सवाल, FET में सोर्स और गेट के बीच का जो NP क्षेत्र होता है वो ध्यान रखना, सोर्स और गेट हमेशा रिवर्स बायस में संयोजित होते हैं। FET में फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में सोर्स गेट हमेशा रिवर्स बायस में संयोजित होते हैं। आपको इसका सी उत्तर करना है। आगे देखिए सवाल, अच्छा क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, हमसे ये पूछा गया। और हम सभी जानते हैं कि डीसी जनरेटर की दक्षता जो है वो अधिकतम तब होती है जब आयरन लॉस और वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर हो। परिवर्तित हानि स्थिर हानि के जब बराबर होगी तो वेरिएबल लॉस माइनस कांस्टेंट लॉस करेंगे तो भी उत्तर 0 आएगा, और वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस का अनुपात निकालेंगे तो भी उत्तर 1 आएगा। यानी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑल अबोव आ जाएगा। भाई दोनों बराबर है तो अंतर करेंगे तो 0 आएगा, भाग करेंगे तो 1 आएगा। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं 500 का, तो 500 बटे 500 करेंगे तो 1 आएगा, और 500 माइनस 500 करेंगे तो 0 आएगा। डी उत्तर सही रहेगा। ऐसे ट्रांसफार्मर का भी याद रखना, आजकल ऐसे ही आने लग गया, सीधा नहीं पूछता है। आगे सवाल, मोसफेट का वास्तविक नाम IGFET है, क्यों भाई। मोसफेट का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। IGFET का पूरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यानी FET जो JFET थी, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका दूसरा प्रकार था IGFET। फर्क इतना सा था कि इसका जो गेट होता है वो इंसुलेटेड होता है, सिलिकॉन की एक पतली परत होती है इसके ऊपर। इस इतनी सी पतली परत के कारण ये इंसुलेटेड हो गया और इसको अपन ने नाम दे दिया IGFET। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा इंट्रिंसिक अर्धचालक का उदाहरण नहीं है। इंट्रिंसिक जो होते हैं ना वो होते हैं शुद्ध अर्धचालक। जो साधारण शुद्ध अवस्था में अर्धचालक होते हैं उनको इंट्रिंसिक बोलते हैं। अशुद्धि मिलाने के बाद जो बनते हैं वो एक्सट्रिंसिक कहलाते हैं, जैसे P और N प्रकार के। तो साधारण जो अर्धचालक है वो हमारे है जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम। ये आर्गेंटम नाम का कोई नहीं है। सेलेनियम वास्तव में होता है, मैंने बताया कई बार आपको। जर्मेनियम सिलिकॉन के साथ आपको सेलेनियम देखने को मिलेगा अर्धचालक के रूप में कहीं ना कहीं। अगला सवाल,
जिन सामग्री में प्रतिरोध निम्न होता है वे किन अनुप्रयोगों में नहीं पाया जाएगा? वे जिनका रेजिस्टेंस कम है तो उनको उसमें प्रभाव में हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए कभी काम में नहीं ले सकते, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट के लिए हमें ऐसे पदार्थ का चयन करना है जिसका प्रतिरोध उच्च हो। हमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के सीधे समानुपाती होती है।